हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन पाठशाला। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th का। नाम है उस चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हमने पहले फिनिश कर लिया है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 10 सेशन से ज्यादा हमें लग गए थे उसमें, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग चैप्टर। अगेन बहुत अच्छा वेटेज था। इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा है और आज का लेक्चर आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका फिनिश किया जाएगा, जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको YDSE भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये वही टॉपिक है YDSC। तो इस टॉपिक ने असल में प्रूव किया था इस एक्सपेरिमेंट ने कि लाइट इज अ वेव क्वांटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम करते हैं फील किस चीज को, वेव्स को। वेव्स में इंटरफेरेंस का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये फील हमारा ट्रेडमार्क है ना हमारी क्लास का। और यहाँ पे FELL नहीं होता है, आई मीन FEEL नहीं होता है, PH होता है, दैट इज फिजिक्स प्लस फील। खैर देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। एक बार पहले तो आप इस एनिमेशन को बड़े ध्यान से कुछ सेकंड्स तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाटर बॉडी है और ये सबसे अच्छा तरीका होता है वेव्स को समझने का। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दे सावरे, है ना, तो उसमें से हलचल सी मच जाती है। उसी हलचल को फिजिक्स में हम लोग वेव्स कहते हैं, है ना। तो एक पानी ठहरा हुआ है, उसमें आपने कंकड़ फेंक दिया या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो जो हलचल मच जाती है ऐसे 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 ऐसे, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अच्छा वो तो चलो एक कंकड़ की बात हुई। जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, वेव के इंटरफेरेंस की, तो हमें एक कंकड़ से काम नहीं चलेगा, हमें दो सोर्सेस चाहिए वेव के। तो यहां पे आपको दो चीजें डालनी पड़ेंगी वाटर में, राइट। तो देखो ध्यान से, इस केस में क्या हो रहा है, दिस गाय सिटिंग हियर इज हैविंग टू बॉल्स। ये फ्लोटिंग बॉल्स होती हैं जो आपके कूलर वूलर में भी यूज किया जाता है। तो ही इज यूजिंग दीज टू फ्लोटिंग बॉल्स और देखो वो क्या कर रहा है बच्चों, इससे बेसिकली ही इज क्रिएटिंग टू रिपल्स इन द वाटर, है ना। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस एनिमेशन को तो आपको एक और चीज समझने को मिलेगी कि दोनों एक फेज में है। दोनों बॉल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, बच्चों इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, इतना तो सभी को पता है ना, SHM हो रहा है। तो दोनों जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो फेज में है, एक साथ ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं, राइट। अच्छा अब आप देखिए ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या होता है। उस ऑसिलेशन की वजह से दो वेव्स फॉर्म होंगी, है ना। देखो ये दो वेव्स फॉर्म हो रही है दोनों बॉल्स की वजह से। एक पहला वाला बॉल फॉर्म कर रहा है, एक दूसरा वाला बॉल फॉर्म कर रहा है ना। देखो एक बार ध्यान से फिर से, ये देखो एक सर्कल ये पहले वाले बॉल की वजह से, दूसरा दूसरे वाले की वजह से। और जब इंटरफेरेंस होके निकल रहा है तो देखो क्या शानदार पैटर्न मिल रहा है आपको। देखो यहां पे कहीं कहीं पे आपको मैक्सिमा मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको मिनिमा मिलेगा। मैं आपको एक बार ना पॉज करके समझाता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, देखिएगा ध्यान से आप लोग। एक बार गलत जगह में पॉज हो गया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। देखो अभी मैं आपको प्ले करके फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। देखो क्या हो रहा है, दो SHMs दिए हमने, यानी कि दो बॉल्स, है ना, और दोनों बॉल्स ने क्रिएट किया दो वेव फ्रंट। उसको वेव फ्रंट बोलते हैं आगे जाके, और आपको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। जब ये वेव्स आगे बढ़ती हैं तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अगर आप ये यहां पे कुछ ऐसा देखोगे, एक लाइन सा फॉर्म हो रहा है, यहां पे भी आप देखोगे तो एक लाइन सा फॉर्म होगा आगे जाके, यहां पे भी एक लाइन सा। इन सारे पॉइंट्स में वाटर का जो एम्पलीट्यूड है आपको वो बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। देयर इज नो एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर। बट अगर आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो यहां पे वाटर थोड़ा ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। यहां पे आपको वेव्स ऐसे नजर आ रही हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा। क्या फील आ रही है सभी को? इसी को हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। यानी कि यहां पे कहीं कहीं पे आपको मैक्सिमा मिला, एक मैक्सिमा का पैटर्न मिला, इन बिटवीन इस लाइन के अंदर आपको मिनिमा मिला। मिनिमा मतलब एम्पलीट्यूड वहां पे मिनिमम है, मैक्सिमम मतलब यहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, कितना ऊपर जा रहा है वो, है ना। बहुत आसानी सी बात है। अब देखो एक बार इसको समझते हैं ऐसे। देखो ये लाइंस, ये पूरी पूरी मिनिमा है और बीच में पूरा पूरा क्या था, मैक्सिमा था। फिर से देखेंगे इसको, देखो दो सोर्सेस इंटरफियर कर रहे हैं। ये देखो ये पूरी लाइन मिनिमा बना रही है, बीच में मैक्सिमा 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 मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का आपको एक पैटर्न मिल जाता है। और यही एग्जैक्टली होता है लाइट वेव के साथ जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं।
जैसे कि हमने यहां पे दो सोर्सेस लिए हैं एसएचएम के लिए, वैसे ही हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो लाइट सोर्सेस लेते हैं जो कि कोहेरेंट होते हैं, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है टाइम के साथ। जैसे कि यहां पे उसने कोशिश करी थी कोहेरेंट सोर्सेस बनाने की। कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही जब आप दो सोर्सेस को इंटरफियर कराते हैं लाइट में, तो आपको मिलता है एक मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न, जो कि ये प्रूफ करता है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा तो किसी वेव में ही हो सकता था, और अगर हमें लाइट में मैक्सिमा और मिनिमा मिल गया है, उनका पैटर्न मिल गया है, यानी कि लाइट इज अ वेव क्वांटिटी, प्रूव हो गया। तो ये हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिया था। उससे पहले बहुत लड़ाई हुई थी। हमारे न्यूटन सर ने भी बोला था कि लाइट इज अ पार्टिकल, बहुत सारे लोगों ने पार्टिकल बोला था, हम मानते थे कि वो पार्टिकल ही है, बट बाद में हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये वेव है, पार्टिकल नहीं है। उनकी थ्योरीज को यूज करके यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू दुनिया को करके दिखाया कि देखो भैया, लाइट वेव क्वांटिटी है जिसमें ऐसा कुछ फिनोमिनन होता है। दो सोर्सेस लोके अगर आप उसको ऑसिलेट कराएंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा पैटर्न, मैक्सिमा मिनिमा। क्या क्या समझाया गया आपको यहां से, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या समझाया मैंने आपको यहां पे? अगर आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है टाइम के साथ, और अगर वो दोनों इंटरफियर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरफेरेंस की वजह से आपको मैक्सिमा मिनिमा के पैटर्न्स मिलते जाते हैं। मैक्सिमा का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाता है, मिनिमा का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाता है। अगर इस चीज की पूरी फील आ गई है तो लिखो यस सर, समझ में आ गया, लिखो चैट बॉक्स में, एंड देन आई विल मूव अहेड। क्योंकि अगर आपको ये आ चुका है तो आपको पूरी वेव ऑप्टिक्स आ चुकी है, बिलीव मी। इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो मैं आपको बड़े तरीके से समझा दूंगा। सबको समझ में आ गया है? क्या बात है, ऑसम, बहुत बढ़िया, ऑसम। इसे हम कहते हैं फील, है ना। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात, ये समझने के लिए मुझे वेव्स की जरूरत नहीं थी, ये समझने के लिए मुझे कॉमन सेंस और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए था, जो मेरे पास है, क्योंकि हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बिना कॉमन सेंस के थोड़ा ना नीट निकल जाएगा हमसे, है ना। तो हमारे पास कॉमन सेंस भी है, हमारे पास ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी है चीजों को, और हम इस बात को दिल पे लगा के नहीं बैठते हैं कि हमें वेव समझ में नहीं आया था 11th में, फिर भी हम वेव ऑप्टिक्स आज इस क्लास से ढंग से समझ के जाएंगे। इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। एंड आई नो आपके अंदर है ये एटीट्यूड, और आज आप समझ के ही जाओगे। इस वेव ऑप्टिक्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, भले कितना भी टाइम लग जाए, है ना। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, ऑसम रिस्पॉन्स, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात हमें समझ में आ गई है, ये वाली बात। अब देखो, इसको अगर हम लाइट में अप्लाई कर दें तो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बन जाता है। डबल स्लिट का मतलब है यहां पे दो छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं जो सोर्सेस का काम करते हैं। तो जैसे उस वाटर वाले क्वेश्चन में आपके पास दो वाटर के ऊपर बॉल्स थे जो सोर्सेस का काम कर रहे थे, जो ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहे थे, यहां पे दो लाइट सोर्सेस होते हैं कोहेरेंट, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, और ये आपको प्रोवाइड करते हैं वो वाला एसएचएम। अब आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि लाइट को हम वही एसएचएम ही मान के चलते हैं ना। चलो, पहले ये सब बातें नहीं पता थी, हमने सिर्फ दो सोर्सेस पे लाइट को रखा। ये लाइट जो होती है अपने आसपास ऐसे वेव फ्रंट क्रिएट करती हैं। वाईफाई का साइन सभी ने देखा है, वाईफाई का साइन वेव फ्रंट के कंसेप्ट से ही आया है। जैसे आप वाटर में वेव फ्रंट देख पाते हो, हलचल, है ना, ठहरे हुए पानी में हलचल, वैसे ही आप यहां पे देख पा रहे हैं कि लाइट ने भी हलचल क्रिएट करी है। इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट, और यही चीज आपको देखने को मिलती है वाईफाई के साइन में भी। सबने देखा है वाईफाई का साइन, इजंट इट गाइस। चलिए, तो एक वेव फ्रंट क्रिएट किया है S1 ने, दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट किया है S2 ने, उनके बीच में हुआ इंटरफेरेंस, और जब कोहेरेंट वेव्स इंटरफियर करती हैं
तो वो बनाती है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये रहा आपका मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न। मैक्सिमा जहां जहां पे बनता है, क्योंकि ये लाइट है, ये पानी तो है नहीं, जहां जहां पे भी लाइट का मैक्सिमा बनता है आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देता है, आपको मस्त ब्राइट कलर वहां पे दिखाई देता है। और जहां जहां पे लाइट का मिनिमा बनता है वहां पे घोर अंधेरा छा जाता है, मतलब डार्क फ्रिंज आपको दिखाई देता है। तो देखो बच्चों ध्यान से एक बार, जब ये दोनों लाइट सोर्सेस ने, कोहेरेंट सोर्सेस ने इंटरफियर किया, तो जैसे वाटर में आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिल गए। अब इन सभी मैक्सिमा मिनिमा की कैलकुलेशन होती है, जो हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो हमें पूछेगा कि बताओ कहां पे मैक्सिमा का फॉर्मेशन हुआ, बताइए मैक्सिमा के फॉर्मेशन के लिए आखिर कंडीशन क्या होती है, मिनिमा के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है। और इन सब चीजों के लिए हमें समझना पड़ेगा कैसे ऐड करते हैं दो वेव्स को, जिसकी फील आपको थोड़ी बहुत ऑल्टरनेटिंग करंट में भी दी गई है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया है ना, कैसे हमने रिलेट करके समझा है। देखो YDSC को समझने के लिए हमने सिर्फ इस वाटर के वेव इंटरफेरेंस का एग्जांपल लिया और हमारा जॉब हो गया डन। ये रहा आपका YDSC। स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए आप लोग और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। YDSC अगर आपको समझ में आ गया, वेव ऑप्टिक्स से जो भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाएंगे। चलिए एवरीवन, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों इस सेशन में, नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस फाइंड आउट, कि कैसे मुझे पता चले कि कहां पे मैक्सिमा बनेगा, कहां पे मिनिमा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशंस को देख के बिल्कुल मत डरें, ये इक्वेशंस आपको आंखें दिखाते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आप उनको उल्टा आंखें दिखाइए, डरिए मत उनसे। बहुत आसान सी चीज है। जब भी हम SHM को ऐड करने की बात करते हैं, ये चीज असल में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में भी सिखाई गई है। मैंने ही समझाया आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में, याद करो वहां पे करंट का एक फेज होता था, वोल्टेज का एक फेज होता था, उसको हम लोग ऐड करते थे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, जब भी आपको दो वेव्स का इंटरफेरेंस के बाद नेट एम्पलीट्यूड या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, आप ऐड करते हो दो वेव्स को, दो SHM को, और दो SHM को ऐड करने का तरीका होता है आप उन SHMs को वेक्टर मान लो। ये चीज हमने कहां पे करी है, ऑल्टरनेटिंग करंट में। वहां पे भी करंट ऑसिलेट करता था I0 sin ओमेगा t, वोल्टेज ऑसिलेट करता था V0 sin ओमेगा t, हम उनको ऐड करते थे वेक्टर मान के। यहां पे भी हम सेम चीज करने वाले हैं वेक्टर मान के। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बहुत आसान लगेगा, वेक्टर है असल में ये। मैं आपको सारे फॉर्मूले दोबारा करा के दूंगा, बिल्कुल मत डरना, ध्यान से सुनना। तो मान लो जो दो वेव्स थे हमारे पास, एक S1 यानी कि सोर्स नंबर 1 से एक वेव आ रही थी, एक S2 यानी कि सोर्स नंबर 2 से आ रही थी। बहुत आसान मैथ्स है, बिल्कुल मत डरो, मेरे साथ रहो, मैं आपको ढंग से करा के दूंगा, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो एक जो वेव है उसका हम लिख लेते हैं कि मान लो उसका जो इक्वेशन है पहले वाले SHM का, बच्चों ये SHM का इक्वेशन होता है, इसको हम बोलते हैं A1 sin kx माइनस ओमेगा t। डरो मत, ध्यान से देखो, आपने ऐसा कुछ इक्वेशन देखा है क्या, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t? अरे बिल्कुल देखा है सर, ऑल्टरनेटिंग करंट में देखा है। यहां पे जो ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t जो होता है वो होता है टाइम, और I0 जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ये बात हो गई ऑल्टरनेटिंग करंट की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी देखा है इसी 12th क्लास में ही। वैसे ही यहां पे जब आप SHM की बात करते हो लाइट के, तो उसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख पाते हो A1 sin kx माइनस ओमेगा t। अब ये x होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, k होता है एक वेव नंबर होता है, वो आपको बताऊंगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम। वैसे ही ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, कितने सोर्सेस हैं हमारे पास, दो सोर्सेस हैं। दूसरे सोर्स का इक्वेशन मान लो A2 sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई है। अब याद करो ये फाई होता था फेज डिफरेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट में देखा हुआ है फाई होता था फेज डिफरेंस।
पहला इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे एक एक्स्ट्रा फाई है जो बताता है कि दोनों के बीच का एंगल फाई है। कितनी आसान बात है। ये सब हमने देखा है कि किसी सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करता था 90 डिग्री से, किसी में वोल्टेज करंट को लीड करता था 90 डिग्री से, और वो जो 90 डिग्री होता था वही तो हमारा फेज कांस्टेंट होता था या फिर फेज डिफरेंस होता था। तो यहां पे फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच का फाई है, और बिल्कुल आपको सेम कहानी यूज करनी है अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। सिंपल फॉर्मूला, बचपन का पढ़ा हुआ फॉर्मूला, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सिंपल। तो जो नेट एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, देखो दो वेव्स इंटरफियर जब करेंगे तो कुछ नेट एम्पलीट्यूड निकल के आएगा। उस नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये, एग्जैक्टली आईपीएल और सीसीएल मैंने पढ़ाया था, है ना। खुशी, बहुत बढ़िया, खुशी हुई जान के आपको याद है। देखिए फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, जहां पे फाई है फेज डिफरेंस। अब ये मत बोलना कि सर ये नहीं समझ में आया, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का पहला टॉपिक ही वेक्टर्स का होता है। ये वही वाला फॉर्मूला है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ। ऑल्सो अब देखो ध्यान से, ये एक वेव है, ये दूसरा एसएचएम है, ये पहला एसएचएम है, ये दूसरा एसएचएम है। उनका जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, इसी को तो हम ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, है ना। देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, डायगोनल का आप ऐड करो, वो रिजल्टेंट होता है। सिंपल सी बात, रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये रहा, और रिजल्टेंट का एंगल मान लो डेल्टा है, तो डेल्टा का फॉर्मूला ये वाला है। और ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमने पढ़ा है वेक्टर्स में। सच सच बताओ, सबको ये समझ में आया? दिल पे हाथ रखो और सच बोलो खुद से, ये समझ में आया? बच्चों अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, वेक्टर आपका वीक है, वेक्टर प्लीज एक बार आप देख लेना, ठीक है। यस, और ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है, आई नो दैट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है क्या कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। यहां पे जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। लिटरली टेलिंग यू, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है ना। के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो के क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए बहुत अच्छे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही फॉर्मूला अभी देखा हमने, है ना, कि जब इंटरफियर करेंगी दो वेव्स तो उसका फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहां पे एक चीज ना आपने वेव में पढ़ी होगी कि ये जो इंटेंसिटी होता है किसी भी वेव का, है ना, जो इंटेंसिटी होता है किसी भी वेव का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है वेव में, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लो, अभी याद कर लो कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव की बात करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। ए इज द एम्पलीट्यूड। अब आप पूछेंगे सर इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है बच्चों, इंटेंसिटी होता है पावर ऑफ अ वेव डिवाइडेड बाई एरिया। पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब क्यों हमने इंटेंसिटी यहां पे इंक्लूड किया, ध्यान से सुनना। हम क्या बोलते हैं कि यहां पे जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हम बोलते हैं कि यहां पे मैक्सिमा का फॉर्मेशन हुआ, और मैक्सिमा के फॉर्मेशन के टाइम पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि पावर मैक्सिमम मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने कभी भी ये वर्ड यूज किया यहां पे कि देखो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें मिलेगा मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। वैसे ही अगर मैंने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब होता है मिनिमा, और मिनिमा का मतलब होता है इंटेंसिटी वहां पे मिनिमम है। इंटेंसिटी मिनिमम है मतलब पावर मिनिमम है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ये है कि अगर मेरे पास एक एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है तो मैं क्या नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूं? और अगर मेरे पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया
तो क्या मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूं? क्योंकि मेरे लिए तो फाइनली क्या मैटर करता है YDSC में, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पता करना। तो अभी हमारा प्लान क्या है इस सेशन में? अभी हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखा है, जल्दी ही हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेंगे, वहां से फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना सीख लेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, फिर हम मिनिमम इंटेंसिटी निकालना सीख लेंगे जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, फिर उनकी कंडीशन निकाल लेंगे प्यार से। बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। अब क्योंकि मैंने बोला कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को देखना हम कैसे लिख सकते हैं, जहां पे ए आर स्क्वायर है यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वहां पे आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन, है ना। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो जहां पे आपका ए आर स्क्वायर था बच्चों, वहां पे आप लिख दो आई आर, सिंपल है। जहां पे A1 लिखा था आपने यानी कि पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड, वहां पे आप लिख सकते हैं I1। जहां पे आपने लिखा था A2 स्क्वायर, वहां पे आप लिख सकते हैं I2, और जहां पे आपने लिखा था A1 A2, आपको लिखना पड़ेगा रूट I1 रूट I2, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो A विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट I, है ना। तो जहां पे आपके पास A1 A2 है, वहां पे आप रूट I1 रूट I2 लिख सकते हैं, इनटू cos फाई तो है ही वहां पे। क्या बहुत आसान था ये इक्वेशन। अब हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड से हम आ गए हैं इंटेंसिटी की तरफ, और एक बार जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को। चलिए, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया है जिसे देख के आपको डर लग जाए, और पूरे चैप्टर में ऐसा ही है। बेकार में बच्चे डरते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की। मैक्सिमम इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लेट्स सी हाउ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इक्वेशंस कम। इतनी सारी चीजें देख के डरना मत, ये टेबल बनाया हुआ है इसलिए बहुत कुछ लिखा हुआ है यहां पे, हमें बहुत छोटी सी बात समझनी है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए, आपके पास बच्चों ये वाला फॉर्मूला है नेट इंटेंसिटी का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नेट इंटेंसिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, I1 पे, I2 पे, इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं पुष्पेंद्र, ठीक है। I1 पे डिपेंड करता है बच्चों, I2 पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड करता है। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि I1 I2 फिक्स है। किसी भी दो सोर्सेस के लिए I1 I2 फिक्स है, हमें क्या चाहिए कि cos फाई होना चाहिए मैक्सिमम। और बताओ बच्चों, cos की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -1 से +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है cos फाई की वो हो सकती है +1। ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे ही आप रखोगे cos फाई इज इक्वल टू +1, ये जो फॉर्मूला होगा आपका वो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या देखो, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2, cos फाई गया 1 बन गया। और अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो ये है a² + b² + 2ab, जहां पे a और b है रूट I1 रूट I2। देखो, a + b का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, a + b का होल स्क्वायर सभी को आता है। a को आप ले लो रूट I1, b को आप ले लो रूट I2। रूट I1 + रूट I2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। यहां से आपको मिल गया फॉर्मूला I मैक्सिमम का। क्या ये सभी को समझ में आया है? cos फाई को हमने 1 रखा, जैसे ही हमने इसको 1 रखा, ये फॉर्मूला सिर्फ यहां से यहां तक बच गया आपके पास, और ये कुछ भी नहीं था, a + b का होल स्क्वायर था। कम ऑन एवरीवन, फोकस, बताइए मुझे क्या ये समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा में आपको इतनी इंटेंसिटी मिल जाती है, और अगर गलती से आपको ये गिवन है कि दोनों ही सोर्सेस का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि I1 = I2, अगर ये गिवन है I1 = I2 = मान लो आप I0, तो देखो यहां पे भी I0 लिख दो, यहां पे भी I0 लिख दो, तो 2 रूट I0 हो जाएगा, और 2 रूट I0 का स्क्वायर क्या बचेगा, 4 I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी के मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। अगर दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है तो फॉर्मूला होता है रूट I1 + रूट I2 का होल स्क्वायर।
अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो फॉर्मूला होता है 4I0, है ना। अभी इस कंडीशन की भी बात करेंगे 2n पाई वाले कंडीशन की। पहले एक क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट्स डू द क्वेश्चन। ये फेज डिफरेंस की बात अभी हम करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। फिर से देखो, ये अपना इक्वेशन था नेट इंटेंसिटी का। अब इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, और मिनिमम वैल्यू cos फाई की होती है -1। -1 से कम नहीं हो सकती, है ना। -1 इसकी वैल्यू होगी, और जैसे ही आप इसको -1 लिखोगे आपका इक्वेशन बचेगा I1 + I2 माइनस, यहां पे माइनस है देखो, पहले प्लस था अब ये माइनस बन चुका है, 2√I1 I2, और ये इक्वेशन है a - b होल स्क्वायर का, है ना। ये क्या है, a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बचेगा, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, है ना। √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है कि मैक्सिमा के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, √I1 + √I2 इसका होल स्क्वायर, और I मिनिमम का कंडीशन क्या आ गया है, √I1 - √I2 और इसका होल स्क्वायर। सिंपल, ये याद रखना है। और अगर I1 और I2 इक्वल हैं तो ये माइनस ये 0 हो जाएगा। तो इक्वल के केस में ये हो जाता है 4I0 जो कि मैक्सिमम है, और मिनिमम हो जाता है 0। यही चीज होती है YDSC में, ये सेम चीज होती है YDSC में। चिंतन डोंट वरी, मैं उस पर सेशन बनाऊंगा कैसे करना है 2020 के लिए, है ना। तो देखो ध्यान से, YDSC में दोनों इंटेंसिटी सेम होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है 4I0, मिनिमम आता है 0। बट अगर I1 और I2 अलग अलग दिए हैं तो I max होता है ये √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को। देखो सिंपल फॉर्मूला सबसे पहले ये वाला, हाँ मैं ये जल्दी से बता देता हूं। देखो सिंपल फॉर्मूला ये था, है ना स्नेहा, पहले तो ये फॉर्मूला था। अगर इसका आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो cos फाई कितना रखना पड़ेगा, -1। cos फाई अगर आप इसमें -1 रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा I1 + I2 - 2√I1 I2, और ये क्या चीज है, ये है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। खत्म। तो मिनिमा का कंडीशन है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमा का कंडीशन है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। डन एंड डस्टेड। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको देने वाला हूं एक वंडरफुल क्वेश्चन। चलिए एवरीवन, अगर हो चुका है तो बताइए, एक हम वंडरफुल क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बताइए, डन, यस, गुड। लेट मी मूव अहेड नाउ। फेज डिफरेंस का कंडीशन इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, एक एक करके निपटाते हैं चीजों को। सबसे पहले ये करो, फिर हम आते हैं फेज डिफरेंस के कंडीशन पे। चलिए, लाइट फ्रॉम 2 सोर्सेस ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन बट हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटी। आऊंगा मैं उस पर, ठीक है स्वीटी, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा उसका भी, कंस्ट्रक्टिव का, थोड़ा सा वेट करिए। तो इंटेंसिटी का रेशियो आपको 4:1 दिया है। क्या कोई बता सकता है ये क्या चीज है आखिर? इंटेंसिटी रेशियो का मतलब है बच्चों I1 / I2, ये हमें दिया है 4/1। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम क्वालिफाई कर जाएंगे YDSC पढ़ने के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना YDSC। कौन एवरीवन, बताइए क्या आंसर आ रहा है? बहुत सारे बच्चों ने सी बोला है, 9:1। क्या बात है, आसान है बहुत, है ना। आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का। चलिए एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कम ऑन। हेलो हर्षित, हाउ आर यू? वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सी दिया है, मेरे ख्याल से सभी ने ही सी दिया है। ओके चिराग, थैंक्स अलॉट। नो डेमोक्रेसी, सही बात है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दी तुम लोगों ने फिर से, है ना। चलो ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना भाई। सीइंग योर ऑप्शन, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखो कुछ भी नहीं था, हमें निकालना है I max अपॉन I min। सही है क्या बच्चों? I maximum डिवाइडेड बाई I minimum का रेशियो निकालना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, I maximum अपॉन I minimum यानी कि दोनों का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर I maximum इज √I1, है ना,
प्लस √i2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √i1 माइनस √i2 इसका होल स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया, है ना। √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। अब आप बोलोगे सर रेशियो गिवन है हमें, तो रेशियो के केस में हम क्या करते हैं, यहां से √i2 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। √i2 को अगर आप यहां से बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा इसके, देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √i1 डिवाइडेड बाई i2। अरे अगर इसको बाहर लिया है तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। √i2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो √i1/i2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सेम चीज आएगी, यहां पे माइनस रहेगा, है ना। तो इट विल बी √i2 इंटू √i1/√i2 -1। अब ये √i2 कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरे का ही जो है स्क्वायर है, सिंपल मैथ्स है ना बच्चों। अब देखो √i1/i2 कितना है, 4:1, उसका रूट यानी कि 2, तो आपको आंसर मिलेगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, है ना। आपको उसका फिर उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज इट, है ना। आंसर हो गया सभी का, यस, 9:1 आ जाएगा ना। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, सिंपल वैल्यू रखने से भी आ जाएगा, ठीक है, सिंपल वैल्यू रखने से भी आपका आंसर आ जाएगा, बट ऐसे करेंगे तो ज्यादा सही होता है वो, दिस इज द करेक्ट तरीका ऑफ डूइंग इट। मजा आया, समझ आया इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खोलो, सबसे पहले आपको 7 से 8 प्रॉब्लम सेम वैरायटी के मिलेंगे, सेम वैरायटी, बस ऐसा ही दिया होगा। I1 I2 गिवन है, I max I मिनिमम का रेशियो पूछ रहे हैं, A max A मिनिमम का रेशियो पूछ रहे हैं। अगर आपको I max I मिनिमम का रेशियो पता है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपको पता है ना ऑलरेडी। I इज प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, तो A विल बी प्रोपोर्शनल टू I/√2, है ना, आई मीन I का रूट। तो अगर आपको I का रेशियो पता है तो उसका रूट कर दो, A का रेशियो आ जाता है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, डन हो जाएगा, है ना, कर पाएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे तो नहीं बल्कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके YDSC की तरफ मूव करने वाले हैं। अब हमें बहुत अच्छे से YDSC की फील आने वाली है 5 मिनट के अंदर। देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, हमने ये बोला था बच्चों कि ये जो है वो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अग्री। उसके बाद बात करा था हमने कि cos phi का वैल्यू 1 होना चाहिए इफ यू वांट मैक्सिमा। अगर तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये cos phi की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, ना तो उससे ज्यादा हो सकती है ना तो उससे कम हो सकती है। सो दैट इज वाई cos phi इज इक्वल टू 1। cos phi इज इक्वल टू 1 कब कब हो सकता है, जनरली आप जो वैल्यू रिमेंबर करते हैं ना cos phi की, वो ऐसे रिमेंबर करते हैं कि जैसे sin 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना, cos 90 इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा हम याद कर लेते हैं, करेक्ट। दिस इज हाउ वी रिमेंबर बेसिकली। तो बेसिकली इसका ना एक सिंपल सा याद करने का तरीका होता है, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कंडीशन होती है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos phi इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। phi इज इक्वल टू कितना होता है, 2n पाई, जहां पे n की वैल्यू आप 0 1 2 ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर phi इज इक्वल टू 2n पाई है, तो देखो मान लो मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है एवरीवन, तो phi की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 पाई। अब आप कैलकुलेट करके देखना, cos 2 पाई आपको 1 ही मिलेगा, सिंपल मैथ्स है। मान लीजिए आपने n का वैल्यू रखा 0, तो phi कितना मिलेगा, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1। सारे रिजल्ट्स में आपको cos 1 ही मिलेगा, समझ में आया क्या। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, phi इज इक्वल टू 2n पाई। और यहां से मैं एक चीज कमेंट कर सकता हूं कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं और दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस
2n पाई है, यानी कि n की वैल्यू जब आप वेरी करेंगे तो या तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 2 पाई होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 4 पाई होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमा मिलता है। क्या मिल जाता है? आपको मैक्सिमा मिल जाता है। अब याद करो, अगर आपके पास एक इस तरफ है वेलोसिटी, मान लो, ठीक है, ये मैं आपको वेक्टर से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लो वेलोसिटी 5 है, दूसरी वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है जो कि 2 है, तो आप नेट वेलोसिटी कितने लिखते हो? 7 ऐड हो गया, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 था और यहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ये असल में वेक्टर है बच्चों। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको मैक्सिमम मिलता है ना? वही केस था। समझ आ गया सभी को, है ना? तो क्या कंडीशन है मैक्सिमा के लिए? फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने बोला कि cos फाई शुड बी इक्वल टू -1। cos फाई की वैल्यू अगर -1 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है फाई शुड बी इक्वल टू 2n + 1 - पाई। देखो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, 2n + 1 × पाई। विवेक मैं समझा चुका हूं कंस्ट्रक्टिव, वहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव। 2n + 1 × पाई, अगर n = 0 रखोगे तो आपको मिलेगा पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। अब याद करो, अगर एक वेलोसिटी इस तरफ है 10, दूसरी वेलोसिटी 180 डिग्री यानी कि ऑपोजिट, ये भी 10, तो नेट कितना आता था? 0। यही तो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर उनके बीच का एंगल पाई है यानी कि 180 है तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। कितनी आसान सी बात है। ये पता नहीं इतना कुछ लिखा होता है मैथमेटिकल टर्म्स में, बट थोड़ा सा आप सोच के देखो, अगर आपको वेक्टर्स आता है तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत पहले से आता था मुझे, ये तो मैं 11th क्लास में सीख चुका था, है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, अगर उनका एंगल 0 है तो हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर उनके बीच का एंगल पाई है तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी एक्चुअली एड अप होते हैं और डिस्ट्रक्टिव में वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए डिस्ट्रक्टिव में आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, कंस्ट्रक्टिव में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना? मजा आया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ये दोनों के ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव का, बहुत सिंपल है ना? बहुत है सिंपल है, एग्जैक्टली। ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव का 2n + 1 × पाई, और ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव का, दैट इज 2n पाई। बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे एंगल अगर 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, ऐड हो जाएंगे वो। अगर एंगल होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन सब कराऊंगा विश्वजीत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा फास्ट गया तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक चीज एक एक बार में ले रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों, अभी तक हमने जो कंडीशन देख ली, करेंगे क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? थोड़ा सा आप शांत रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल डू, डोंट वरी। अब देखो जो कंडीशन हमने देखी वो क्या क्या देखी। देखो, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फाई होना चाहिए 2n पाई, सिंपल। और अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फाई होना चाहिए 2n + 1 × पाई। सबको समझ में आ गया यहां तक? एक बार बताइए अच्छे से, क्या ये सबको समझ में आ गया है ना? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, अगर डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 × पाई। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दो, कोई डाउट है, कोई शानदार डाउट आपके पास अगर हो, आपके मन में कोई शंका हो, प्लीज उसको दूर कर लो। कोई भी डाउट है तो बताइए, कोई अच्छा सा वैलिड सा डाउट बताना। ये मत पूछना सर नीट 2020 की तैयारी कैसे करेंगे, उसके लिए मैं अलग से सेशन बनाऊंगा, है ना? इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ टेल मी। लस्सी क्लियर? अच्छा बहुत बढ़िया, नो डाउट, ठीक है, सब सही चल रहा है, एकदम स्मूथ है, मक्खन के माफिक, है ना? चलो अब फोकस करो, अब इस पे फोकस करो अच्छे से, है ना? डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस करिए। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई? मैंने बताया अगर आपके पास दो वेव्स हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है फाई। इस फाई को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर 2n + 1 × पाई के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन, और उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो,
पाथ डिफरेंस क्या होता है कि वंस अपॉन अ टाइम एक वेव हुआ करता था, वो वेव एक पॉइंट से शुरू हुआ और उसने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, चलो चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है वो वेव, ठीक है। और वहीं पे उसके पड़ोस में एक और वेव रहता था, वो वेव ने पॉइंट यहां से शुरू किया और वो भी इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, दोनों एक ही शहर की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फाइनल पॉइंट अगर उनका सेम ले लिया जाए तो वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। डिस्टेंस कौन ज्यादा ट्रैवल करेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि अगर आप यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस बेचारे ने चला है ना। इसीलिए जो आप अगर सर्कुलर ट्रैक में जहां पे रनिंग होती है, आप देखेंगे कि सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो एक पॉइंट से शुरू नहीं करते, जिनका रेडियस बड़ा होता है वो थोड़ा आगे से शुरू करते हैं। देखा है क्या किसी ने? कभी देखना ओलंपिक्स वगैरह का गेम होता होगा ना, तो बहुत ध्यान से देखना, वो जो सर्कल में वो दौड़ते हैं ना, रनिंग वाला जो रेस होता है, उसमें सब अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस होता है, सबका पाथ अलग अलग है। जो एकदम आउटर सर्कल पे दौड़ रहा है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, जो अंदर वाले सर्कल में दौड़ रहा है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वही तो पाथ डिफरेंस है। तो एक वेव दूसरी वेव से कितना ज्यादा ट्रैवल करता है उसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, है ना। स्प्रिंट रेस, एग्जैक्टली, सबने देखा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक वेव दूसरे वेव से कितना ज्यादा ट्रैवल करेगा, दैट इज द पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको वेव्स में पढ़ाया जाता है, बट डोंट वरी, मुझे पता है अगर आपने वेव्स अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो यहां सीख लो, है ना। रिलेशन क्या है, देखो, फाई जो होता है फेज डिफरेंस होता है। फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो पाथ डिफरेंस को हम एक्स बोलते हैं, फेज डिफरेंस को हम फाई बोलते हैं। देखो ध्यान से एक बार, पाथ डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, फेज डिफरेंस को हम फाई बोलते हैं। उनके बीच का रिलेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। समझ आया? सिंपल सा रिलेशन। पाथ डिफरेंस मतलब एक वेव दूसरी वेव से कितना ज्यादा ट्रैवल करेगी, फेज डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, और फेज डिफरेंस फाई और पाथ डिफरेंस एक्स में क्या रिलेशन है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। चलिए अब यहां से देखिएगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। देखो, अब ये जो एक्स है यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो वेव का टॉपिक है। कहां से आया, वो वेव का टॉपिक है अमरज्योति, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू हियर। आपको सिर्फ इसका अभी फॉर्मूला पढ़ना है। तो जो रिलेशन है दोनों के बीच में वो ये है बच्चों, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इसको वेव नंबर बोलते हैं यानी कि के बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द वेव नंबर, दैट इज के। अब देखो, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गिवन है तो बताओ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। x की वैल्यू होनी चाहिए फाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, सही है ना। देखो x क्या होगा, फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव के केस में फाई कितना होता है, 2n पाई। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव का केस गिवन है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई, ये यहां पे लिख दिया मैंने, इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई और पाई कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। अगर x की वैल्यू n लैम्डा है तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होता है तो आपको वहां पे मैक्सिमा मिलता है। सबको याद आया क्या, है ना। n लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा। ऐसे ही अगर आप निकालेंगे पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए, x होता है फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। फाई कितना होना चाहिए इस केस में, 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। ये पाई और ये पाई कैंसल, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, देखो, 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ये कंडीशन होना चाहिए मिनिमा के लिए। और अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं YDSC की तरफ। ये दोनों कंडीशन याद रखनी है बच्चों, ठीक है।
ये दोनों क्वेश्चंस ही आपको याद रखने हैं। अगर आपको मैक्सिमा चाहिए YDSC में तो कंडीशन होना चाहिए x इज इक्वल टू n लैम्डा, और अगर आपको मिनिमा चाहिए तो कंडीशन होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ज्यादा मैथमेटिक्स लग रहा है क्या? देखो आज आप एक काम करना बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। आज आप लोग आफ्टर दिस क्लास एक A4 शीट लीजिएगा, A4 शीट में सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको आज कराए हैं ना, सारे के सारे आप लिख लीजिएगा। और सबसे अच्छा तरीका इसको करने का ये है कि ये वाला जो स्लाइड है ना, ये देखो, ये वाला जो स्लाइड है एक्चुअली इसमें सब कुछ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यहीं पे ना मैं x की कंडीशन भी लिख देता हूं। देखो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई कितना होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए। यहीं पे लिख देता हूं कि x कितना होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। हो गया। x कितना होना चाहिए बच्चों? n लैम्डा होना चाहिए। और ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये लो, इतना ही फॉर्मूला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने यहां पे आपको सारी कंडीशन लिख के दे दी मैक्सिमा की। ऐसा आपको कहीं भी एक साथ नहीं मिलेगा बच्चों, बुक में भी देखोगे तो अलग अलग पेजेस में मिलेंगे। ये अगर आपने याद कर लिया, आपका बेसिक हो जाएगा क्लियर। ठीक है, हो गया सभी का? यस, चलिए बहुत बढ़िया। यस, ये तो लर्न करना पड़ेगा, इसको लर्न किए बिना कोई भी गुजारा नहीं है हमारा, है ना। ऑल्सो एक और चीज है यहां पे, डिस्ट्रक्टिव के केस में x का वैल्यू क्या होता है? अभी अभी देखा है 2n + 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ये रहा डिस्ट्रक्टिव के केस में। लिखो, दोनों फॉर्मूले का आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में देखो, आज तो टाइम हो गया, तो नाउ यू विल बी हैविंग अ क्लास विद गरिमा मैम, तो मुझे स्टूडियो छोड़ना पड़ेगा। बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सारे बेसिक्स आज खत्म कर लिए हैं। जितने भी बेसिक्स हमने देखे हैं आज और जितने भी फॉर्मूला हमने किए हैं आज, इन सब को सिर्फ यूज करना बाकी रह गया है YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग इन केस ऑफ YDSC। ठीक है, तो YDSC के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द। आज के लिए मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं, उसका एक रीजन है। ठीक है, उसका एक रीजन है। अच्छा ओके, गरिमा मैम की क्लास आज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास में आपको छोड़ रहा हूं, उसका एक छोटा सा रीजन है कि बहुत सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया गया है आज, है ना। तो आप एक काम करना छोटा सा बच्चों, कि आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आप ढंग से एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले एक बार ट्राई करो, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। चलिए एवरीवन, तो ये इस क्वेश्चन का कहना है, द पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I1 and I2 pass through a region in the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities is। आपको दो वेव्स दी हुई हैं, एक का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है। आपको निकालना है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। एवरीवन गिव योर आंसर फटाफट। ओके, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं। ओके, राघव इज सेइंग बी, सुकन्या भी बी कह रही है। ओके, हाँ जी, चलिए बताइए सब लोग आंसर। बी आ रहा है सभी का। अच्छा, ये क्या किया तुम लोगों ने, कैसे किया ऐसा? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, है ना, सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी। रंजन का डी आ रहा है आंसर। ओके, रंजन का डी आ रहा है। बच्चों डी शुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान था। जब आपको दो इंटेंसिटीज गिवन है और अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखनी है तो उसका प्यारा सा फॉर्मूला होता है ये, I max इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। देखो जो जनरल फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का वो ये होता है, यहां पे cos phi भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए होती है तो cos phi की वैल्यू 1 ले लेते हैं आप, और ये फॉर्मूला बन जाता है मैक्सिमम का। और ठीक वैसे ही मिनिमम के केस में cos phi की वैल्यू आप 0 ले लेते हो, सॉरी -1 ले लेते हो, तो यहां पे माइनस आ जाता है, राइट। अब क्या करना था, इन दोनों को आपको ऐड करना था। बच्चों जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करोगे, क्योंकि उसने मैक्सिमम और मिनिमम का सम पूछा था आपसे, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी।
टू रूट आई वन आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू, खत्म। बचा के आपके पास आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू, यानी कि 2 टाइम्स आई वन प्लस आई टू। सिंपल राइट। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया, होता है, थोड़ा गैप था क्लासेस के बीच में, है ना। हो सकता है आप फॉर्मूला भूल गए होंगे, और अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको फॉर्मूले याद दिलाना। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। मैंने आपको सिखाया था जब दो वेव्स इंटरफियर करती हैं तो उनको हम रोटेटिंग वेक्टर्स मान के ऐड किया करते हैं, और ये ऐड करने के बाद एम्पलीट्यूड नेट का फॉर्मूला आता है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो यहां से इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमने देखा था, जो फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाई। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो cos फाई की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ती है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, और cos फाई इक्वल टू 1 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है मैथमेटिक्स में, वो होता है अगर फाई की वैल्यू 2n पाई है, जहां पे n है 0 1 2 3, तो फिर वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आपके cos फाई की, यानी कि 1 वैल्यू मिल जाती है। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, n की वैल्यू 0 डाल के देख लीजिए, फाई 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, राइट। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। दिस इज नोन एज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है? फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, जहां पे फाई कहलाता है फेज डिफरेंस। अब उसके बाद फिर हमने देखा था मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ cos फाई को 1 रखना होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर गलती से आपको I1 और I2 इक्वल गिवन है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 बन जाती थी। यस, चलिए बहुत अच्छे, जल्दी से रिवाइज हो गया। ये तो कंस्ट्रक्टिव हो चुका है, डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो सेम होगा, यहां पे cos फाई की वैल्यू -1 हो जाती है बच्चों, और cos फाई का -1 का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई। cos फाई इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? 2n पाई, लेकिन -1 का जनरल सॉल्यूशन है 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर आप यहां पे n इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा पाई, फाई इज इक्वल टू पाई। cos पाई यानी कि cos 180 -1 होता है, ये भी हम देख चुके हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, 180 डिग्री का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। और जैसे ही आप मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी, वो था पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है एक वेव दूसरी वेव से कितना ज्यादा चली है, यानी कि दो वेव के पाथ में जो डिफरेंस होता है उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में हमारे पास एक रिलेशन था कि डेल्टा फाई या फिर फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा एक्स को आप कहते हो पाथ डिफरेंस, एक वेव दूसरी वेव से कितना ज्यादा चली है ना। और यहां से फिर हमने कंडीशंस निकाले थे, अगर आपको याद होगा। अगर हम कंडीशन की बात करें फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा में फाई का जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है 2n पाई। तो अगर आपको मैक्सिमा में डेल्टा एक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप फाई की जगह रख दो 2n पाई। तो देखो 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फिर हमने देखा था ये 2 पाई और 2 पाई हो गए थे बच्चों कैंसल, और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आई थी n टाइम्स लैम्डा। तो डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस, अगर इसकी वैल्यू n टाइम्स लैम्डा है तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिल जाएगा। और इस n टाइम लैम्डा का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n 0 रखो तो 0, यानी कि डेल्टा एक्स अगर 0 है, यानी कि अगर दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, अगर दोनों का पाथ लेंथ सेम है, दोनों वेव्स का कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तभी तो डेल्टा एक्स 0 आएगा। और अगर डेल्टा एक्स 0 आ गया बच्चों तो आप समझ पाओगे कि यहां पे मैक्सिमा फॉर्म होने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार बताइए। सबसे पहले फोकस करो, आज जो मिल रहा है वेव ऑप्टिक्स मिल रहा है उस पर फोकस करो, बाकी का चैप्टर का हम देख लेंगे। हम आपके टीचर्स हैं, हमें पता है आपके लिए बेस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। अदर चैप्टर्स की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेस्ट चीज मिलेगी, डोंट वरी। आज जो मिल रहा है उस पर फोकस करो ना, है ना। ये सबको समझ में आया क्या? एवरीवन गॉट इट? चलिए बताइए। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए n टाइम्स लैम्डा। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? n इक्वल टू 1 रखो तो लैम्डा, n इक्वल टू 2 रखो 2 लैम्डा,
3 लैम्डा, ये कहानी चलती रहेगी। तो इससे सीखने को क्या मिला, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन है तो वहां पे मैक्सिमा बनने वाला है। और वही केस हो सकता है मिनिमा के लिए भी। मिनिमा के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तो आपको मिनिमा मिलता है बच्चों, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये चीज उठा के वहां पे रखनी है ना, ये वाली चीज 2n + 1 पाई यहां पे रखना है। तो 2n वहां से कैंसिल हो सकते हैं, आपको मिलेगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2। और अगर आप n = 0 रखेंगे यहां पे तो आपको डेल्टा x मिलेगा लैम्डा बाई 2, पहला वाला जहां पे मिनिमा बनेगी। दूसरा आपको मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, है ना। तीसरा आपको मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। यानी कि अब ध्यान से सुनना, कंक्लूड कर देते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिमा वहां पे फॉर्म होगा जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो 0 हो, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो एंड सो ऑन। और मिनिमा वहां पे फॉर्म होगा जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो लैम्डा बाई 2 हो, या तो 3 लैम्डा बाई 2 हो, या तो 5 लैम्डा बाई 2 हो, 7 लैम्डा बाई 2 हो, 9 लैम्डा बाई 2 हो, सो ऑन। समझ आया? ये कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी जाके आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आने वाला है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैक्सिमा कहां पे फॉर्म होगा, डेल्टा एक्स = 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन। मिनिमा कहां पे फॉर्म होगा, डेल्टा एक्स = लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। इसे हम कहते हैं मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन। चलिए, इसीलिए कहता हूं फोकस अच्छे से किया करो। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, प्यार से पढ़ा रहा हूं, इधर उधर के चैट करने के बजाय अगर आप फोकस करेंगे फायदा आपका होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। जो लोग बोल रहे हैं सर फिर से बता दो, भाई तो फिर से पढ़ रहे हो, है ना, फिर भी समझ में नहीं आया। ये दूसरा सेशन है, ये पहली क्लास में हम कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने रिवीजन कराया है। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है, YDSC नंबर 1 देख लेना, ठीक है। ये उसका सेकंड सेशन है, जो मैंने पढ़ाया वो रिवीजन था भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं YDSC की। यहां से बड़े आराम से चलेंगे, बड़े स्मूथली चलेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन नहीं है ना। दिस इज वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फोकस करना बहुत अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, जब हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास यहां पे 2 सोर्सेस होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। जब ये इंटरफियर करते हैं तो जैसे पानी में मैक्सिमा और मिनिमा बना था, वैसे ही यहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा बन जाता है। अभी अभी आपने एक कंडीशन सीखा है कि जिस पॉइंट पे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, या लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, वहां पे मैक्सिमा बनता है। अब मैं आपको फील कराऊंगा कि यहां पे सेंटर पे मैक्सिमा बनता है। ढंग से फील करना इस पॉइंट को, ठीक है। देखो एक बार, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार, मान लो एक वेव यहां से शुरू होती है ना, ये एक सोर्स है, एक वेव ने यहां से चलना शुरू किया, और मान लो इस पॉइंट पे हमें समझना है कि जब इस पॉइंट पे लाइट पहुंचती है दोनों सोर्सेस से, तो उनका पाथ डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो देखो, अगर इस सोर्स से एक लाइट वहां तक जाएगी तो ये ऐसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सही है क्या, देखो, है ना। इस सोर्स से लाइट निकली और यहां चली गई। अच्छा, इस सोर्स से अगर लाइट निकलेगी तो भी यहां पे पहुंचना है उसको, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ जितना भी आपको आता है, और सोच के देखो, अगर ये वाला लेंथ x1 है, अगर ये वाला लेंथ x2 है, तो बताओ x1 x2 में क्या रिलेशन है। इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। सोर्स नंबर 1 से लाइट निकल के इस पॉइंट पे आई है, सोर्स नंबर 2 से लाइट निकल के इस पॉइंट पे आई है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों साइड का डिस्टेंस सेम है। चलिए बताइए x1 में और x2 में क्या रिलेशन है। कम ऑन एवरीवन, चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स। x1 = x2, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना लेंथ या जितना पाथ इस वाली वेव ने ट्रैवल किया है, सेम टू सेम उतना ही पाथ इस वाली वेव ने भी ट्रैवल किया है। इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। क्या बात समझ में आई?
अगर दोनों ने सेम पाथ लेंथ ट्रैवल किया है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। और जब भी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है, अभी अभी आपको कंडीशन पढ़ाया गया है, वहां पे मैक्सिमा बनता है। समझ आया? वहां पे क्या बनता है बच्चों, मैक्सिमा बन जाता है। और इसीलिए आपको यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देता है ना। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखो ये दोनों स्लिट हैं, ये दोनों क्या हैं, स्लिट हैं, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। यहां से एक लाइट आता है, वो लाइट यहां पे दो वेव फ्रंट बनाता है, मतलब यहां से दो सोर्स की तरह काम करता है वो। और यहां पे हम एक स्क्रीन लेते हैं, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन में जाके यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है और सेंटर पे आपको मिल गया सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ क्या बात चमकी सभी को कि कैसे मैक्सिमा बन जाता है, कैसे वहां पे लाइट की इंटेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है। अब सोच के देखना, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 और अगर इसकी इंटेंसिटी भी I0, सेम इंटेंसिटी मैक्सिमा, तो यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज भी रिवीजन कराया है, लास्ट क्लास में भी सिखाया था। जब सेम इंटेंसिटी के दो वेव्स होते हैं और अगर वो इंटरफेरेंस के बाद मैक्सिमा बनाते हैं तो उनकी फाइनल इंटेंसिटी होती है 4I0। देखो हो गया 4I0, है ना। अब ऐसे ही सोच के देखना, बिल्कुल ऐसे ही सोच के देखना कि अगर ब्राइट फ्रिंज पहला आपको मिला डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना, तो दूसरा मैक्सिमा कब मिलेगा। मतलब कि बेसिकली इसको तो हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद जो मैक्सिमा आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। और आपको बड़ी अच्छे से पता है कि फर्स्ट मैक्सिमा मिल जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पे। सेकेंड मैक्सिमा कब मिलेगा आपको, 2 लैम्डा पे। थर्ड कब मिलेगा आपको, 3 लैम्डा पे। अरे यही तो कंडीशन सिखाया था मैंने आपको, है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे होती है तो आपको हर पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है। अब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे जो मैक्सिमा मिला उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद जो मैक्सिमा मिलता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा पे, उसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। सेकेंड मैक्सिमा 2 लैम्डा पे, थर्ड मैक्सिमा 3 लैम्डा पे। यानी कि अब मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है कि कहां पे मैक्सिमा बनने वाला है, कहां पे मिनिमा बनने वाला है। बट ये हमें डेल्टा एक्स के टर्म्स में पता है, जो कि पाथ डिफरेंस है ना। ये हमें डेल्टा एक्स के टर्म्स में पता है, जो कि जस्ट पाथ डिफरेंस है। वैसे ही क्या आप लोग बता सकते हो कि ये जो पहला डार्क फ्रिंज यहां पे बना है, देखो ये डार्क है ना, पहला डार्क फ्रिंज किस डेल्टा एक्स की वैल्यू पे बना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये जो पहला डार्क फ्रिंज आपको दिख रहा है, फर्स्ट मिनिमा, वो डेल्टा एक्स की कौन सी वैल्यू पे होगा। चलो एवरीवन, ये जो पहला डार्क फ्रिंज है लैम्डा बाई 2। एग्जैक्टली खुशी, बहुत बढ़िया राघव, यस फैजान, ऑसम, लैम्डा बाई 2 पे, क्योंकि वही कंडीशन है, पहला मिनिमा लैम्डा बाई 2, दूसरा 3 लैम्डा बाई 2, है ना। तो ये जो दूसरा मिनिमा आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला डार्क, 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। क्या पिक्चर की क्लैरिटी आ गई है। ये सब अब ध्यान से सुनना, ये सब क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है। ये जो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा आप लिख रहे हो, वो डिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो डेल्टा एक्स है। और डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक वेव दूसरी वेव से कितना ज्यादा ट्रैवल करी है ना। ये डेल्टा एक्स है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि हमें इस y को कैलकुलेट करना है। y को क्यों कैलकुलेट करना है, ताकि मैं स्क्रीन देख के बता पाऊं कि पता है क्या, यहां से 5 mm पे डार्क फ्रिंज बनेगी, चेक कर लो, यहां से 10 mm पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, चेक कर लो, ऐसा कुछ मैं कर पाऊं, है ना। तो अब मुझे y के टर्म्स में आंसर बताना है, जो y होता है ये वाला डिस्टेंस। तो y कहां से डिस्टेंस है, सेंट्रल मैक्सिमा से। क्या बात समझ में आ गई, है ना। अभी तक हमने डेल्टा x की कंडीशंस देखी है बच्चों, जो लास्ट क्लास में भी देख लिया था हमने, है ना। आज हम देखेंगे y की कंडीशन, है ना। समझ आएगा तो मजा आएगा। एग्जैक्टली, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो, ये है हमारा सिचुएशन, ऐसा दिखाई देता है हमारा YDSC का सेटअप, है ना। अब देखिए आप लोग बड़े ध्यान से, हम कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, तो ये सोर्स यहां से एक वेव ऐसे, ये एक सोर्स यहां से एक वेव ऐसे। अभी अभी आपने देखा है उस पॉइंट पे कितना होता है डेल्टा एक्स, 0 होता है। देखो
यहां पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेव्स ने सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पाथ डिफरेंस 0, मैक्सिमा मिल गया है ना, सेंट्रल मैक्सिमा नाम दे दिया उसको बड़ा प्यार से। अब देखो, अगर मैंने कोई और पॉइंट ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट, मान लो y डिस्टेंस है इसका, कोई एक रैंडम सा पॉइंट लिया, ठीक है बच्चों, और इसका डिस्टेंस y है सेंट्रल मैक्सिमा से। मुझे जानना है कि इस पॉइंट पे आखिर क्या बनेगा, क्या एक मैक्सिमा बनेगा या फिर क्या एक मिनिमा बनेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है जानना, ठीक है। कोई भी रैंडम पॉइंट मुझे जानना है क्या बनेगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि भाई डेल्टा एक्स कितना है, क्योंकि अगर तो डेल्टा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा टाइप्स हुआ तो मैं बोल दूंगा मैक्सिमा है, या फिर अगर लैम्डा डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 हुआ तो मैं बोल दूंगा मिनिमा है। लेकिन उसके लिए मुझे पता तो हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट ही है, ध्यान से सुनना। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस वाली वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस वाली वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आपको यह जानना होता है कि दूसरी वेव ने पहली वेव से कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो पहली से दूसरी की ओर, ये देखो, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इस वाली वेव का। असल में ये एंगल बहुत छोटा लेते हैं हम लोग, ये स्लिट का सेपरेशन काफी कम लेते हैं, तो दोनों वेव्स कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, देखो ये बहुत पास पास है ना, बहुत पास पास। इसको जूम करके देखोगे तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये चीज जो है ना वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है ना। मैं आपको डेरिवेशन भी सिखा रहा हूं, देखो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको डेरिवेशन भी सिखा रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड वेव। और सोचो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसी को तो प्यार से डेल्टा एक्स बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो एक वेव ने दूसरी वेव से ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये इसका पाथ डिफरेंस है। अगर इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही डेल्टा एक्स है। अब इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करो, देखो ये यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2, यहाँ से एक लाइन ऐसे है, ये ऐसे है, ये डेल्टा एक्स है। इस एंगल को थीटा लिया है, ये एंगल भी थीटा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। बड़े ध्यान से देखोगे S1 S2 का डिस्टेंस अगर d ले लिया, स्मॉल d क्या है, S1 से S2 का डिस्टेंस। बड़े ध्यान से देखो जो डेल्टा एक्स है वो आपको d साइन थीटा दिखाई देगा, है ना। देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, साइन थीटा लिखो वहां पे, है ना। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डी यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब ये आपको जनरली रटा दिया जाता है, आपका मन कर रहा है आप याद कर लो, सिंपल है ना। तो क्या कंडीशन है डेल्टा एक्स के लिए, यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब आपको डी गिवन होगा, साइन थीटा आप निकाल सकते हैं और इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आपको आइडिया देते हैं, अभी याद रखना डेल्टा एक्स निकाला है ना, फिर डेल्टा एक्स को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा डेल्टा एक्स लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आता है तो हम बोल देंगे मैक्सिमा है भाई साहब। अगर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 आता है तो मिनिमा हो जाएगा, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा एक बार, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, समझ में आता जाएगा, छोटी सी बात है। अब देखो ये जो थीटा था वो ऐसा कुछ था। अब जो हमने कंडीशन देखी वो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और ये थीटा है। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, ये y डिस्टेंस है, सेंट्रल मैक्सिमा से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस y है। अगर ध्यान से देखेंगे ये y है और ये अगर d है तो पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहां से आप साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट ये ऐसा फॉर्मूला है या ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें आपके पसीने छूट सकते हैं, मतलब y का स्क्वायर करो, d का स्क्वायर करो, उसका रूट लो, है ना। थोड़ा सा इसमें आपका पसीना निकल सकता है, इसलिए क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो लेट थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हुआ, थीटा अगर स्मॉल हुआ तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टैन थीटा से, आपने सबने पढ़ा होगा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, टैन थीटा भी थीटा बन जाता है, तो साइन थीटा को टैन थीटा लिखा जा सकता है।
अगर साइन थीटा को tan थीटा लिख लिया तो यही फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी tan थीटा। और tan थीटा निकालना बहुत आसान है, tan थीटा निकालना बहुत ही आसान है। tan थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई डी, y डिवाइडेड बाई, देखो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा x का फॉर्मूला आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये फेमस फॉर्मूला है जो आप सब डायरेक्टली याद करते हो, ये वो फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली याद करते हो, डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई डी, या फिर y इज इक्वल टू डेल्टा x कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, इस फॉर्मूला को आप तभी यूज कर सकते हैं जब थीटा होगा स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला। बट अगर थीटा स्मॉल है तो आप यूज कर सकते हैं tan थीटा लिख के dy बाई डी। क्या बात समझ में आई? अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। आपको जनरली ये वाला फॉर्मूला रटा दिया जाता है और क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, आप ये फॉर्मूला लगाते रहते हो, आंसर नहीं आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने टाइम लेके आपको कराया है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, कुछ भी करो अप्रोक्सीमेट मत करना कि साइन थीटा को tan थीटा लिख लिया। बट अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। जैसे ही उसका आप tan थीटा लिख पाएंगे, tan थीटा को y बाई डी लिख सकते हैं, है ना। कपिल मैं लाइव ही हूं, यस आई एम लाइव ओनली। समझ आया सभी को? अब आप पूछ नहीं रहे हो बट मैं बता देता हूं कि थीटा स्मॉल है ये कैसे पता करेंगे। जनरली थीटा गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, है ना, जनरली थीटा आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है या नहीं है ये जानना है तो कैसे पता करेंगे, देखिए एक बार। सो कंडीशन क्या है थीटा स्मॉल की, वो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ठीक है। ये याद रखना है थीटा स्मॉल कब लेना है, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है। मान लो मुझे मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए, तो बताओ बच्चों डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, n टाइम्स लैम्डा। समझ में आया ना? अगर मैक्सिमा की कंडीशन में लिख रहा हूं, सपोज करो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमा की कंडीशन, तो डेल्टा एक्स कितना लिखेंगे, n टाइम्स लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा देखना, n लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। तो यहां से जो साइन थीटा है बच्चों वो लिख सकते हैं आप n लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट। अब आप कब लेंगे थीटा को स्मॉल, तो साइन थीटा अगर स्मॉल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल है तो ये भी राइट हैंड साइड भी स्मॉल होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन थीटा स्मॉल होगा अगर लैम्डा बाई डी स्मॉल होगा, और लैम्डा बाई डी के स्मॉल होने का मतलब है लैम्डा इज लेस देन स्मॉल डी। देखो ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है। ये रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। मुझे ये जानना है कि मैं थीटा को स्मॉल कब लूं, है ना, मैं थीटा को कब स्मॉल ले लूं। थीटा को स्मॉल कब लूंगा मैं, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा बाई डी, अगर मुझे साइन थीटा को स्मॉल रखना है यानी कि लैम्डा बाई डी स्मॉल होना चाहिए। एन तो वैसे भी एक कांस्टेंट है, उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो लैम्डा बाई डी अगर स्मॉल है बच्चों, यानी कि अगर लैम्डा बहुत छोटा है डी से, बहुत छोटा है डी से, तब आप थीटा को स्मॉल लेंगे, है ना, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना। और बाकी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन समझ में आ गई है ना। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमा पूछ लिया तो यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे आप, 0 रखेंगे, लैम्डा रखेंगे, 2 लैम्डा रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मैक्सिमा पूछ रहा है वो, है ना। अब मैं आपको ना 1 मिनट दूंगा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप अंधकार में जाओगे, आप गलती करके आओगे एग्जाम में। अगर आपको फील नहीं आएगी कि कैसे इक्वेशंस का खेल चल रहा है, तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस का खेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सीरियस हो जाओ इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, 4 मार्क्स का आता ही आता है। अगर आपको क्लैरिटी अच्छे से है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फील आ गई? चलिए, ये बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तब तक आप इसको tan थीटा नहीं लिखोगे जब तक ये थीटा स्मॉल ना हो, ठीक है। तो तब तक आप यहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं tan थीटा से।
रिप्लेस करेंगे जब थीटा स्मॉल हो। थीटा स्मॉल जानने के लिए कंडीशन क्या है? थीटा स्मॉल तब होगा जब लैम्डा बाई डी स्मॉल होगा, क्योंकि लैम्डा और डी गिवन होता है जनरली, ठीक है। इस बार हो जाएगा रंजन, डोंट वरी। तो लैम्डा बाई डी स्मॉल होगा तभी थीटा स्मॉल होगा, और लैम्डा बाई डी स्मॉल कब होगा? जब लैम्डा इज लेस देन डी। समझ आ चुका है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या सीखा है। देखो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या सीखा है। तो हमने सीखा कि भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है डी साइन थीटा। अब ये भी याद रखना कि 99% केसेस में थीटा स्मॉल ही गिवन होता है। 99% जो केसेस आते हैं ना, उनमें थीटा स्मॉल ही गिवन होता है। अगर थीटा स्मॉल गिवन है तो इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, और tan थीटा को y बाई डी लिख सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आता है डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, जहां पे ये जो y है वो यहां से डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से। अब बिल्कुल फोकस करिएगा, थोड़ा भी डेविएट होंगे पूरा गायब हो जाएगा टॉपिक। प्लीज फोकस हियर। यहां से आप लिख सकते हो y का फॉर्मूला डेल्टा x इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये जनरल फॉर्मूला y का। अब मुझे चाहिए मैक्सिमा की कंडीशंस। कौन सी कंडीशन चाहिए? मैक्सिमा की कंडीशंस। अब देखना, मैक्सिमा की कंडीशन होती है अगर डेल्टा x 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो आपको मैक्सिमा मिलता जाता है। अब देखो मैक्सिमा में y की क्या क्या कंडीशन बन के आएगी। देखो y इज इक्वल टू डेल्टा x आप रखिए 0। डेल्टा x क्या रखेंगे बच्चों? 0, पहले मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो y आ जाएगा 0, यानी कि y इक्वल टू 0 पे पहला मैक्सिमा मिलेगा, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और जो कि बिल्कुल सच है। क्या यहीं पे मिलता था सेंट्रल मैक्सिमा? कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या? देखो यहां पे मिलता था ना y इक्वल टू 0 पे, पता था मुझे कि यहां पे मिलता है, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों वेव में वो सेम होता था। देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन। पहला मैक्सिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा y इक्वल टू कितनी वैल्यू पे मिलता है? 0 पे मिलता है। दूसरा मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? मतलब सॉरी, पहला मैक्सिमा बोलेंगे उसको, मैं उसको दूसरा बोल रहा हूं। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो मिनिमम मैक्सिमा बनते हैं उसको हम पहला मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा CM। जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा वो बनेगा जब डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों? लैम्डा। यहां पे लैम्डा रख दीजिए डेल्टा x के जगह पे, आपको कांस्टेंट मिलेगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। पहले मैक्सिमा के लिए y का डिस्टेंस, यानी कि ये जो y का डिस्टेंस है अगर वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है तो आपको वहां पे मैक्सिमा मिलने वाला है। दूसरा मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि डेल्टा x 2 लैम्डा हो जाएगा। तीसरा मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, सो ऑन। क्या बात क्लियर हुई है? क्या बात क्लियर हुई है? स्क्रीनशॉट लो, मजे में मत लो इस टॉपिक को, ठीक है? बहुत अच्छा टॉपिक है, मैथमेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन आसान है। मैं आपको आसान करके पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं। 2 सेशंस लिए मैंने इसको पढ़ाने के लिए आपको, है ना। चलिए, तो अपना नुकसान मत करिएगा, बिल्कुल डन है क्या? बिल्कुल, है ना। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर y। 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो y का जनरल फॉर्मूला है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला है y का। अब आप लोग सोच के बताना मुझे कि मिनिमा में y की क्या क्या कंडीशंस होंगी। अगर मैं मिनिमा की कंडीशन लिखता हूं तो y की क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है, देखना एक बार। मिनिमा के लिए जो डेल्टा x होता है वो होना चाहिए या तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, सो ऑन। करेक्ट? तो बताइए y की कंडीशन क्या क्या बनेगी। y की कंडीशन में पहला वैल्यू डालिए डेल्टा x का फॉर मिनिमा। पहला वैल्यू मिनिमा का लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 डालिए यहाँ पे, आंसर मिलेगा आपको लैम्डा डी बाई 2d, फर्स्ट मिनिमा। सेकेंड मिनिमा 3 लैम्डा डी बाई 2d। थर्ड मिनिमा 5 लैम्डा डी बाई 2d, सो ऑन। अगला 7 होगा, फिर 9 होगा। समझ में आया? ये सारी कंडीशंस मिनिमा की, मैक्सिमा की हैं, और ये सारी कंडीशंस मिनिमा की है ना। ये पूरा मैक्सिमा का कंडीशन और ये पूरा मिनिमा का कंडीशन। अब मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? बताओ थर्ड मैक्सिमा कहां पे बनेगा? y इक्वल टू हाउ मच? थर्ड मैक्सिमा बताइए। थर्ड मैक्सिमा y इक्वल टू कितने पे बनेगा? मैं बस आपसे आंसर चाहता हूं, थर्ड मैक्सिमा चाहिए मुझे। कम ऑन एवरीवन,
टेल मी, सेंट्रल के बाद वाला फर्स्ट होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 लैम्डा एग्जैक्टली। तो 3 लैम्डा डी बाई डी, ये है आपका थर्ड मैक्सिमा, है ना। ऐसे ही आपको कोई सा भी मैक्सिमा पूछा जा सकता है, कोई सा भी मिनिमा पूछा जा सकता है। बताओ फिफ्थ मिनिमा कहां पे बनेगा? फिफ्थ मिनिमा मतलब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। फोर्थ बनेगा 7 पे, फिफ्थ बनेगा 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पे। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसका जनरल फॉर्मूला भी है आपके पास, जनरल फॉर्मूला भी है। यहां पे सीधा आपका y हो जाएगा डेल्टा x का मैक्सिमा के लिए जनरल फॉर्मूला है n लैम्डा, यही है क्या? n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब आप यहाँ पे n की वैल्यूज डालते जाओ, आपको आता जाएगा। लेट्स से आपको थर्ड मैक्सिमा चाहिए तो n इक्वल टू 3 रखो, 3 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा, है ना। वैसे ही जो मिनिमा की कंडीशन है वो है y इज इक्वल टू, बताइए डेल्टा x का क्या कंडीशन था मिनिमा के लिए? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे रखो डेल्टा x की जगह पे रखो आप 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई स्मॉल डी। अब n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा लैम्डा डी बाई 2d। 2 रखेंगे तो आपको ये मतलब 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो आपको मिलता जाएगा। क्या कहानी क्लियर हो गई है ना। ये इसकी कंडीशन है मिनिमा की, ये इसकी कंडीशन है मैक्सिमा की। वैसे तो आप ये याद रख लो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा काम हो जाता है। यहां पे याद रख लो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 ऐसे, है ना। चलिए बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लेना है, कम ऑन एवरीवन। अच्छा ये याद रखना, ये पहले वाले के लिए n इक्वल टू 0 रखना है ना, दूसरे वाले के लिए n इक्वल टू 1 रखना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। नोटेड है? यस। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस। ये तो वही कंडीशंस फिर से लिखी हुई हैं। क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रस्तुत है आपके सामने, कम ऑन। मजा आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, फील आ गई, नाइस। इस क्वेश्चन को करके और ज्यादा फील आएगी। इन अ YDSC कैपिटल D आपको 1 मीटर गिवन है। कैपिटल D मतलब ये वाला डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, है ना। स्मॉल d आपको 1 mm दिया हुआ है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ 1/2 mm दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा है वो। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर। ओके ठीक है, कुछ लोग तो ए कह रहे हैं, दीपिका गोयल इज सेइंग सी, शान का भी सी आ रहा है, फैजान का ए आया है। ओके बहुत बढ़िया, ट्राई करिए एवरीवन। रंजन का भी ए आ रहा है, अच्छा है। और साकिर का ए आ रहा है, गरिमा इज गेटिंग सी, मनीषा इज गेटिंग ए और सी में ही लड़ाई है ज़्यादातर, है ना। कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं बट ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ए। बहुत बढ़िया। चलिए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, है ना, देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर इसका ए है। इसका आंसर क्या है बच्चों? ए है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ए आंसर दिया वेरी वेल डन। अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई मजाक नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए YDSC का, आपके पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। एक तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा का। दूसरा जो फॉर्मूला है आपके पास वो है डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल D। ये डी वाई बाई डी में एक अजम्पशन छुपा हुआ है कि इसमें आपने साइन थीटा को ले लिया टैन थीटा और टैन थीटा को लिख दिया y बाई डी। लेकिन ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा थीटा जो है वो स्मॉल हो। और थीटा स्मॉल है या नहीं ये डायरेक्टली पता नहीं चलता है। ये पता करने के लिए हमें ये पता है कि लैम्डा बहुत कम होना चाहिए स्मॉल डी से। लैम्डा काफी कम होना चाहिए स्मॉल डी से। अगर यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू देखें तो ये है 1/2 mm, डी की वैल्यू देखें तो वो है 1 mm। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस तब होता जब लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन होता और डी आपको mm में गिवन होता। तब आप बोलते कि यार वहां तो -10 का फैक्टर है, 10⁻⁻10 का फैक्टर है, यहाँ पे 10⁻³ का फैक्टर है। तब आप बोल सकते थे कि लैम्डा बहुत छोटा है।
यहाँ पे लैम्डा छोटा नहीं है, यहाँ पे लैम्डा कंपेरेबल है। देखो mm, हाफ mm, 1 mm, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बच्चों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता। खत्म कहानी, ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। क्या फील आई कंसेप्ट की? जब तक आप खुद को ये सेटिस्फाई ना कर पाओ कि लैम्डा बहुत छोटा है डी से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करना। लेकिन 99% में ऐसा होता है कि लैम्डा बहुत छोटा दिया होता है और आप जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन वो 1% को ही मैं पहले आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए कि क्या गलती नहीं करनी है, किस चीज का ध्यान रखना है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा नहीं है डी से, है ना। लैम्डा अगर डी से बहुत छोटा होता तो हम कर सकते थे। अब मुझे, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ ये वाला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब जो भी करना है मुझे इसी से करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं, यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा, तो बच्चों डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है लैम्डा। क्या सबको याद है? डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है लैम्डा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर डेल्टा एक्स लैम्डा है तो यूजिंग दिस इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां से आप क्या करो, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लो क्योंकि लैम्डा और डी तो गिवन है। तो साइन थीटा इज लैम्डा बाई डी विच इज 1/2 अपॉन 1, तो ये 1/2 ही बचेगा। और साइन थीटा 1/2 कब होता है बच्चों? जब थीटा 30 डिग्री हो। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया आंसर। आंसर नहीं आया मतलब एक स्टेप हो गया अभी, यानी कि इससे पता चल गया कि ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है। इसके लिए मैंने कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया है, मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। थीटा निकाल लिया वहां से। अब देखो मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस का मतलब होता है y निकालना है मुझे। अब आपके सामने एक ट्राइंगल रखा हुआ है जहां पे इस d की वैल्यू आपको 1 मीटर गिवन है, आपको एंगल गिवन है, आपने निकाल लिया एंगल, आप इंटेलिजेंट हो। y निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी कर लो इसमें, है ना। आप चाहो तो इसमें tan थीटा लगा लो। tan थीटा इस ट्राइंगल में आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस y डिवाइडेड बाई d। d कितना है बच्चों? 1 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा यानी कि tan 30। और tan 30 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1/√3 होता है। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। ऐसे सॉल्व करना है, बिल्कुल चिल मारो, बहुत आसान होता है ना। सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई कर लेना कि क्या मैं लैम्डा को d से बहुत छोटा मान सकता हूं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों बताइए? डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। यूज करिए, आंसर पाइए। लेकिन अगर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि लैम्डा और डी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, यहां से साइन थीटा निकाल लिया आपने, थीटा आ गया, थीटा से यहां से वाई निकाल लिया। आसान है ना? मजा आया? चलिए बहुत बढ़िया। सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड नाउ। अच्छा, कई बार क्या करते हैं ना बच्चों, देखना एक और इसमें जो चेंज होता है वो ये होता है कि कई बार इस पूरे सेटअप को किसी और फ्लूइड में लेके चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप अगर एयर में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए वेवलेंथ अगर लाइट की लैम्डा है एयर में, ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ इन एयर। अब वो बोलेंगे कि पूरा सेटअप जो है वो किसी और मीडियम में हो रहा है, किसी और मीडियम में इसको परफॉर्म कर रहे हैं, किसी और मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगर किसी और मीडियम में आप चले गए तो जो लैम्डा ऑफ दैट मीडियम होगा ना, लैम्डा ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और मीडियम में चले गए तो वहां का लैम्डा हो जाता है ओरिजिनल लैम्डा जो एयर में था डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी और मीडियम में करेंगे वो, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आया था 19 में, यस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये वाला ट्राई करिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन अ मीडियम अदर देन एयर। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। पहले मीडियम एयर रखा है, बाद में अदर देन एयर, ठीक है। आपको जो डाउट होता है लिख दिया करो,
है ना, लिखो डाउट, हो सकता है मैंने मिस किया हो, अभी लिख दो, मैं पढ़ लूंगा। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। देखो वो कह रहा है मीडियम में जहां पे 8th ब्राइट फ्रिंज बना वहां पे एयर में 5th डार्क फ्रिंज बना, यानी कि उन दोनों की लोकेशन सेम है, लेकिन उसी सेम पॉइंट पे अगर आप मीडियम में एक्सपेरिमेंट करते हो तो 8th ब्राइट फ्रिंज बनता है वहां पे। अब आपको पता है 8th ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है, और बिना मीडियम के, है ना, वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, मतलब एयर में वहां पे 5th डार्क फ्रिंज बनता है। तो कुछ भी नहीं है, 8th ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लीजिए, 5th डार्क फ्रिंज की कंडीशन लीजिए, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए एवरीवन ट्राई दिस। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं बच्चों, यहां पे आप डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y मतलब वो वाला जो फॉर्मूला था आपका, है ना, dy डिवाइडेड बाई d वाला कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो इसी फॉर्मूले के साथ जाना है आपको। चलिए एवरीवन, c आ रहा है, c मतलब 1.78। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने c बोला है। ओके चलिए देखते हैं, वैसे चेक करते हैं। अरे गजब, सभी ने सी बोल दिया है। क्या करना चाहते हो तुम लोग, डेमोक्रेसी खत्म कर देना चाहते हो पूरी तरह से? ओके सी ही है। अरे कोई और कोई आंसर दे ही नहीं रहा, सबका सी आ रहा है। अच्छा नीतीश का आ रहा है 1.69। अरे वाह क्या बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ऑसम। इसमें तो तालियां बजती हैं ना। ऑसम गाइस, ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बड़ी बात नहीं थी, ये क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 17 में आया था ये क्वेश्चन, है ना, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो 2017 में दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि मीडियम में जहां पे 8th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वहां पे एयर में 5th डार्क फ्रिंज बन रहा है। अब याद करो 8th मैक्सिमा, 8th ब्राइट मतलब 8th मैक्सिमा, तो 8th मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 8 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अभी तो पढ़ा है ना, वाई की सारी कंडीशंस पढ़ाई है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए वाई 0 होता है, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा डी बाई डी, सेकेंड के लिए 2 लैम्डा डी बाई डी, थर्ड के लिए 3 लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो वैसे ही 8th के लिए 8 लैम्डा डी बाई डी, है ना। चलिए सर, 2 लाइट सोर्स जब मिलता है वहां मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा मिनिमा सब बनते हैं, है ना, सब बनते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्या बनेगा। ओके लक्ष्मण, तो 8 लैम्डा डी बाई डी। बट एक चीज ध्यान रखना, ये मीडियम में है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई मीडियम गिवन हो तो लैम्डा बाई म्यू लिख लेना उसको, कौन सी बड़ी बात है ना, लैम्डा बाई म्यू कर लो। ये देखो लैम्डा बाई म्यू कर लिया, तो ये डिस्टेंस हो गई 8th ब्राइट फ्रिंज की, जहां पे आपको मीडियम में है। वैसे ही एयर में 5th डार्क बोल रहा है। अब 5th डार्क का कंडीशन याद है ना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा डी बाई 2, है ना। वैसे 5, 7 फिर 9, तो 9 में आपका 5th डार्क बनता है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई म्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है डिवाइडेड बाई म्यू लिखने की। तो हो तो क्या फिर, है ना, दोनों को इक्वेट करो। ये कंडीशन है 5th मिनिमा की, ये कंडीशन है 8th मैक्सिमा की। लैम्डा डी डी ये सब कैंसिल हो जाएंगे। आप सिर्फ इसको सॉल्व करो, 1.78 आ जाएगा। बट ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया था, है ना, ये अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ होती है यहाँ पे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। आपको फ्रिंज विड्थ समझाता हूँ क्या होता है ये। तो बेसिकली जब आप बात करते हैं YDSC के पैटर्न की, तो पैटर्न आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, करेक्ट। ये आपको पैटर्न दिखाई देता है ऐसा कुछ। यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बना है, यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बना है, और यहां पे भी एक ब्राइट फ्रिंज बना है। 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अब वो डिस्टेंस कितना होता है देखना, ये पहला ब्राइट फ्रिंज है, यहां पे जो y की वैल्यू है बच्चों वो 0 है, करेक्ट। और जो पहला ब्राइट फ्रिंज है उसके बाद वाला, सेंट्रल के बाद वाला, वहां पे जो डिस्टेंस है y वो कितना है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, यही तो आएगा लैम्डा डी बाई डी, है ना।
ये 0 पे बन रहा है, ये लैम्डा डी बाई डी पे बन रहा है, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, लैम्डा डी बाई डी, उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ, सिंपल। अब बच्चे नाम सुन के परेशान, फ्रिंज विड्थ भाई साहब क्या पूछ लिया, कुछ भी नहीं है वो, है ना, दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है वो। तो आंसर कितना है बीटा का, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा आप इंक्रीज कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, अगर आप लैम्डा डिक्रीज कर दोगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। वैसे ही डी पे डिपेंड करता है, स्मॉल डी पे डिपेंड करता है। अब आप देख लो, है ना, लैम्डा और कैपिटल डी के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया सभी को, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसके बाद आप ऐसा भी कह सकते हो कि दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी वही होता है, दो डार्क फ्रिंज। जैसे आप पहला डार्क फ्रिंज अगर लोगे तो बनेगा लैम्डा बाई 2 डी बाई डी पे, है ना, ये पहला है, सही बोल रहा हूं क्या, देखो पहला मिनिमम लैम्डा बाई 2, दूसरा मिनिमम 3 लैम्डा डी बाई 2 डी पे, ठीक है। इनका भी अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो भी आपको फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा डी बाई डी। तो एक्चुअली फ्रिंज विड्थ दो मैक्सिमा या फिर दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, ओके। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा डी बाई डी या फिर दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी होता है लैम्डा डी बाई डी, नोन एज फ्रिंज विड्थ, सिंपल है। बीटा से इसको डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इस पे बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या सभी को अच्छे से समझ में आ गया वेव ऑप्टिक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत मेहनत भी करी है मैंने भी, आपने भी, है ना, 2 सेशन तक पढ़ा है इसको अच्छे से। ये ट्राई करो, वैसे बहुत पहले आया है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं इसको। 1993 में भी आ चुका है ये, पहले आ गया ना अच्छे से। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर द क्लास प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। पवन ने पूरी क्लास में लिखा है सर मेरा डाउट, भाई लोग मेरा डाउट क्लियर करा दो। उसने डाउट नहीं लिखा बस, है ना। पवन बबुआ फिर से लिख दो यार, उस टाइम मैं चैट नहीं पढ़ रहा था, माफ कर दो मुझे, है ना। अब लिख दो, अब पढ़ लेंगे तुम्हारा चैट, बुरा क्यों फील कर रहे हो, है ना। पवन प्लीज राइट योर डाउट। सनी कह रहा है टेक माई नेम सर, बिल्कुल डरा रहे हो सर, नाम लो मेरा, देख लूंगा नहीं तो। ओके सनी आनंद, आई हैव टेकन योर नेम बाय द वे। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है सभी का, डी आ रहा है, ओके ओके ओके। देखते हैं क्या आपका आंसर सही है या गलत है। बाकी के वीडियोस कहाँ पे हैं वेव ऑप्टिक्स के, एक ही वीडियो हुआ है अभी बस, दैट वाज वेव ऑप्टिक्स नंबर 1, आज दूसरा है। चलिए तो डी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, चेक कर लेते हैं फटाफट से। डी सही आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर है। उसने क्या बोला था, इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर वेयर एयर वाज प्रेजेंट। तो पहले एयर था, बाद में बोल दिया नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ सेम लाइट इज यूज्ड अ केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी। देखो अगर आप इवैक्यूएट कर दोगे तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे तो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, बट फिर भी वैक्यूम से तो थोड़ा सा ज्यादा होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो अगर आप इवैक्यूएट कर देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लैम्डा इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो अगर लैम्डा बढ़ गया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, बिकॉज फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो वही तो पूछ रहा है ना, इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ लार्ज विड्थ, ये फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं। तो लैम्डा इंक्रीज हो गया, है ना, इसलिए आपका फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए तो वैक्यूम लैम्डा इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली, तो इसलिए बढ़ जाता है। चलिए टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इंटेंसिटी का ग्राफ सिखाऊंगा, इंटेंसिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूं 4I0 मैक्सिमा पे होता है, 0 हो जाता है मिनिमा पे। थोड़ा सा ग्राफ पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को, है ना। चलो सो वेरी गुड, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू। आई होप आपको YDSE समझ में आ गया होगा, अगर आपने अपना ब्रेन ओपन रखा होगा तो। फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कोई भी आपको डाउट आती है, एंड देन सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय एवरीवन।